अगले दिन वह अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के रमाकांत के पास जाता है। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? डिबरी नामक गांव में रमाकांत नामक एक गरीब बेरोजगार लड़का अपनी बूढ़ी माता कलावती और बूढ़े पिता गजेंद्र के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके बूढ़े माता पिता चाहते थे कि रमाकांत शहर में जाकर कोई नौकरी करे और खूब पैसे कमाए। रमाकांत बेटा, आखिरकार कब तक तू इस पिछड़े गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा? अब गांव में कुछ भी नहीं रहा बेटा, जो भी है शहर में है। इसलिए जा बेटा, शहर में जाकर अपना भविष्य बना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी गांव में रहकर कुछ कमाल जरूर करूंगा। वैसे भी अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? रमाकांत को किसी की नौकरी करनी पसंद नहीं थी। वह नौकरी से ज्यादा अपने खुद के बिजनेस को महत्व देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी होने के बाद रमाकांत पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। बूढ़े पिता रमाकांत से बोले, रमाकांत बेटा, अब तेरी शादी भी हो गई है, कुछ दिन बाद तेरे बाल बच्चे भी हो जाएंगे। अब इस पिछड़े गांव का मोह छोड़ दे बेटा और शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी खोज। अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रमाकांत दुख भरे स्वर में बोला, नहीं पिताजी, आप मेरे प्यारे गांव डिबरी को छोड़ने को मत कहिए। ये गांव भले ही निर्जीव हो, लेकिन ये मेरे दिल के इतने ही करीब है जितना कि आप दोनों। इसने ही तो जीवन भर हमारा पेट पाला है। क्या थोड़े से पैसों के लालच में हम इसे छोड़ देंगे? रमाकांत बेटा, तो तू ही बता, अब तू क्या करेगा? पैसे कैसे कमाएगा? बिना पैसों के जीवन का गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो हम बूढ़े माँ बाप का सहारा है, और हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी नवविवाहिता पत्नी के बारे में तो सोच। सजने संवरने की उम्र में तू क्यों उससे गांव की धूल फुकवा रहा है? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालूंगा। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में सफलता हाथ नहीं लगी तो मैं किसी नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। रमाकांत निराश होकर वहाँ से चला जाता है और गांव भर में भटकता रहता है। हे भगवान, मैं क्यों अपने माता पिता का एकलौता बेटा हूँ? घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर टूट पड़ी है। अब मुझे शहर जाकर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। यह नौकरी किसी की गुलामी नहीं तो और क्या है। ना जाने यह बुरे दिन कब बीतेंगे। रमाकांत बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था, तभी उसे एक साधु रोते हुए दिखता है। वह उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने अनेकों पुण्य कर्म कर कर अपने इस जादुई गुल्लक में ढेर सारे जादुई सोने के सिक्के जमा किए थे। 100 सिक्के पूरे होते ही मुझे भगवान के दर्शन होते। लेकिन क्या बाबा, आज नदी में स्नान करते वक्त न जाने मेरे सभी जादुई सोने के सिक्के कहाँ चले गए, जो मैंने अपने अंटी में बांधा था। क्या वह सभी सोने के सिक्के पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते हैं बाबा? हाँ बेटा, एक महान पुण्य कर्म करने पर एक सोने के सिक्के जादुई गुल्लक में आ जाते हैं। इस तरह जिसके जितने ज्यादा पुण्य कर्म होंगे वह उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठा कर सकता है। यह उसके ऊपर है कि वह 100 सिक्के इकट्ठा कर भगवान के दर्शन करता है या फिर उसे बेचकर अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है। रमाकांत कुछ सोचकर चहकते हुए बोलता है, क्या आप वह जादुई गुल्लक मुझे दे सकते हैं बाबा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसमें 100 सिक्के जमा कर कर मैं आपको दे दूंगा और बाकी के सिक्कों को बेचकर अपने माता पिता और बीबी की हर इच्छा को पूरी करूंगा। साधु वह गुल्लक रमाकांत को दे देता है, जिसे पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और पुण्य अर्जित करने के मिशन पर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर डिबरी गांव के पीछे वाले जंगल पर पड़ी, जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और सारे पशु पक्षी भूख प्यास से मरे हुए थे। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गांव। अपने घर के उथल पुथल में मैं इतना उलझा हुआ था कि तुम्हारे सुंदरता के पीछे छिपे इस जख्म को देख ही नहीं पाया। रमाकांत एक छेनी हथौड़ी और फावड़ा उठाता है और उस बंजर जमीन को समतल कर उसकी निराई गुड़ाई आदि करता है
और उसके अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे के बीज बो देता है। धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं और वह सभी पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं। एक दिन अरे यार, पेड़ पौधों की देखभाल में मैं इतना व्यस्त था कि उस गुल्लक को देख ही नहीं पाया जो उस साधु ने मुझे दिए थे। आज देखता हूँ उसमें कितने पैसे जमा हुए। रमाकांत जैसे ही अपना वह गुल्लक फोड़ता है, वह देखता है कि उसमें 100 सोने के सिक्के जमा हो गए थे, जिसे देख वह बहुत खुश होता है और वह सारा सोने का सिक्का साधु को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने सोचा था कि 100 सिक्के देखकर तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा और तुम उसे मुझे नहीं दोगे, लेकिन मैं गलत था। तभी साधु उन सिक्कों को अपने हाथों पर रखकर जैसे ही आंख बंद करता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं और उसके साथ साथ रमाकांत को भी भगवान के दर्शन होते हैं। देखा बेटा, तुम्हारी नेक नियति और मेहनत के कारण भगवान ने तुमसे बिना कोई शुल्क लिए ही तुम्हें अपना दर्शन दे दिया। भगवान के दर्शन पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और तन मन धन से डिबरी गांव और जंगल की देखभाल करने लगता है। तभी एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी हुकुम सिंह की नजर फल फूलों से लदे हुए इस सुंदर वन की तरफ पड़ी। वह चहकते हुए बोला, आहा, कितना सुंदर वन है। अगर मैं इस खूबसूरत वन का मालिक बन जाऊं तो अभी लखपति से सीधे करोड़पति बन जाऊं। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते हुए रमाकांत के पिता पर पड़ी। वह बोला, सुनो मित्र, तुम्हारे इस खूबसूरत डिबरी जंगल का मालिक कौन है? मैं इस जंगल को खरीदना चाहता हूँ। गजेंद्र ने उस व्यापारी को शक की नजर से देखा और बोला, इस जंगल का असली मालिक कौन है यह हम भी नहीं जानते साहब। हम सभी तो वर्षों से इस वन में रह रहे हैं, इसलिए इस वन पर हम सभी का अधिकार है। क्या तुम्हारे पास इस जंगल की रजिस्ट्री है? फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम लोग इस वन के मालिक हो? तुम लोगों ने तो वन पर कब्जा किया है। गजेंद्र घबराते हुए बोला, नहीं बाबू साहब, ये डिबरी जंगल तो हमारा ही है। आप एक काम करिए, मेरे बेटे रमाकांत से इसके बारे में पूछ लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, अब तुम्हारे बेटे से ही बात होगी। गजेंद्र चला जाता है और हुकुम सिंह मन ही मन सोचता है, आहा, क्या बात है। इस जमीन के लिए तो मुझे अब कुछ मेहनत मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं। मैं अपने वकील और पुलिस मित्रों को थोड़े पैसे देकर उनकी सहायता से यह जमीन मुफ्त में ही प्राप्त कर सकता हूँ। कल अपने दलबल के साथ आऊंगा, यह सोचकर हुकुम सिंह अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के रमाकांत के पास जाता है। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? तुम गांव वासियों ने किया है कब्जा सरकार की जंगली जमीन पर। ये बताओ, इस जंगल में जो तुम लोग रहने लग रहे हो, क्या इसका मालिकाना हक तुम लोगों के पास है? इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी लोग इस जंगल में वर्षों से रहते आ रहे हैं और इस जंगल की देखभाल भी हम ही करते हैं। इसलिए इस जंगल पर हम सभी का समान अधिकार है। मालिकाना हक कागज से साबित होता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको और इसके अनपढ़ माता पिता को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर सभी को पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले दिन जेल में हुकुम सिंह आता है और रमाकांत से बोलता है, सुनो रमाकांत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। वो कैसे हुकुम सिंह? तुम इस जंगल की आधी जमीन मुझे दे दो, आधी में तुम सभी लोग रहना। बोलो, मंजूर है? रमाकांत गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना ये प्यारा जंगल मैं तुम जैसे लालची लोगों को नहीं दूंगा। तुम अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद कर दोगे। हुकुम सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर सरते रहो जिंदगी भर जेल में। मैंने तो तुम पर दया दिखाकर आधा जंगल देने को बोला था। मैं चाहता तो इस जंगल पर तुम्हारे तरह कब्जा भी कर सकता था। ओह, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब्जा कर भी लिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उस जमीन के मालिक होने का प्रमाण ही कहाँ है?
रमाकांत हुकुम सिंह की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी रजनी आई। सभी उसे देखकर चौंक पड़े। अरे रजनी, तुम यहाँ अपने मायके से कब आई? वह सब छोड़िए जी, ये बताइए कि आप लोग इस जेल में कैसे पहुंच गए? रमाकांत ने सारी आप बीती कह सुनाई। रजनी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मामले को कोर्ट में जाने दे। मैं जज साहब के सामने हमारे डिबरी जंगल का असली मालिक को प्रस्तुत कर दूंगी। रमाकांत रजनी के दावे से सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ कोर्ट में हाजिर होता है। केस शुरू होता है। हुकुम सिंह का वकील एक से बढ़कर एक दलीलें जज को देते जाता है, जिसे सुनकर रमाकांत के परिवार में हलचल मच जाती है। उन्हें अपना प्यारा डिबरी जंगल अपने हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। तभी जज साहब रमाकांत से जंगल के मालिकाना हद का प्रमाण मंगाते हैं। बताओ रमाकांत, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह डिबरी जंगल तुम्हारा ही है? रमाकांत घबराते हुए बोला, वो जज साहब, प्रमाण तो नहीं। तभी रजनी ने रमाकांत को बीच में रोकते हुए बोला, मैं लाती हूँ प्रमाण जज साहब। तभी रजनी व्हीलचेयर पर एक 150 वर्ष के अत्यंत वृद्ध साधु को लाती है। जज साहब, ये वही साधु महाराज है जो आज से कई साल पहले हमारे गांव में रहते थे। ये सुनाएंगे आपको उस बंजर डिबरी जंगल की कहानी, जिसे मेरे पति रमाकांत ने अपनी मेहनत से सींचकर हरे भरे पेड़ पौधे से पाट दिया है। साधु जज साहब को जादुई सोने के सिक्के और रमाकांत के अपने गांव के प्रति प्यार और समर्पण की कहानी सुनाता है। यह सुनकर जज साहब के आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, रमाकांत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अत्यंत ही महान कार्य किया है। यह डिबरी जंगल भले ही सरकार की हो, पर उस पर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारा ही है। जाओ अब से इस डिबरी जंगल के केवल सेवक ही नहीं, बल्कि मालिक बनकर जीवन व्यतीत करो। रमाकांत और रजनी यह सुन खुशी से झूम उठते हैं और लालची व्यापारी हुकुम सिंह और उसके दोस्त हाथ मलते रह जाते हैं। उद्यमनगर नामक शहर में सेठ होशियारचंद नामक एक बहुत अमीर व्यापारी था, जिसने भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए कमाए थे। एक दिन वह घबराते हुए आता है और अपनी पत्नी सुंदरी से बोलता है, चलो सुंदरी, जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो। हमें आज के आज ही यह शहर छोड़कर कहीं और जाना होगा। मेरे खुफिया आदमियों ने बताया है कि इनकम टैक्स वालों की नजर हम पर पड़ गई है। सुंदरी को यह सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वह जिद करते हुए बोलती है, नहीं जी नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली अपने इस प्यारे शहर उद्यमनगर को। मेरी सभी सहेलियां और मुझसे दिन रात जलने वाली मेरी पड़ोसन सब यही रहती है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कौन जलाएगा? अगर हम यहाँ से जल्दी रफू चक्कर नहीं हुए तो तुम्हारे पड़ोसन का तो पता नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाले हमारी जरूर जलाएंगे। वही पैसा जिसके दम पर तुम अपनी सहेलियों के सामने शेखी बघारती रहती हो, समझी? सेठ होशियारचंद के लाख समझाने पर भी सुंदरी नहीं मानती और अपने जिद पर अड़ी रहती है। तभी होशियारचंद उसकी बात मानने पर सुंदरी को डायमंड नेकलेस देने का वादा करता है, जिसे सुनकर सुंदरी तुरंत मान जाती है। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो आप पर ये थोड़ा सा एहसान कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं, नहीं तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। देखो तो ऐसे एक हफ्ते थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे करोड़ों का चुना लगा दिया। ऊपर से कह रही है कि मैं एहसान कर रही हूँ। क्या अकेले में खुसुर फुसुर कर रहे हैं और किसको चुना लगाने की बात कर रहे हैं? चुना नहीं तो मैं कहाँ चुना वुना की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ होशियारचंद और सुंदरी फटे पुराने कपड़े पहने, गरीब का वेश बनाए, ढुनकी नगर नामक एक गांव में जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं।
यह तो सरासर धोखेबाजी है। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते तक किसी दूसरे शहर में रहना होगा। मैंने सोचा अमेरिका या स्विट्जरलैंड में रहेंगे, लेकिन आप मुझे यह किस देहात में लेते आए? यहाँ तो चारों तरफ केवल गोबर की ही बदबू आ रही है। गोबर की बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक तबेला है। वैसे भी ज्यादा नखरे मत दिखाओ और 1 हफ्ते तक चुपचाप इसी गांव में पड़ी रहो। यह मत भूलो कि 1 हफ्ते तक अपने घर से दूर रहने के लिए तुमने मुझसे शुल्क ले लिया है, डायमंड के नेकलेस के रूप में। सुंदरी खिजलाते हुए बोली। बस 1 हफ्ते तक मैं यह सब बर्दाश्त करूंगी। उससे 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो आपकी खैर नहीं, सारा पहाड़ सिर पर उठा लूंगी। पहले ही बता देती हूँ। पहले अपना बैग तो उठाना सीखो, पहाड़ बाद में उठाना। वैसे आज खाने में क्या बनेगा, वह और उसके सामान की लिस्ट मुझे दे दो। मैं बाजार से सब्जियां लेते आता हूँ। शहर में तो नौकर सब्जियां ला देता था, यहाँ पर सब काम खुद ही करना पड़ेगा। सेठ होशियारचंद थैला लेकर सब्जियां लाने धुनकी गांव के बाजार जाता है, जहां उसे रास्ते में गरीबदास नामक एक पागल भिखारी मिल जाता जो अजीबो गरीब हरकतें कर रहते हुए सेठ होशियारचंद के ऊपर आकर गिर जाता है। उठ सालो मेरे ऊपर से। भिखारी होने के बावजूद तेरा वजन गैंडे की तरह इतना भारी कैसे है रे? जानवरों को मारकर खाता है क्या? दे दे, दे दे, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। ये गरीबदास 10 दिनों से भूखा है, इस पर कुछ रहम कर। दे दे, दे दे। हाँ देता हूँ। अब मेरे सिर पर आकर मत बैठ, भिखारी कहीं का। तभी सेठ होशियारचंद गरीबदास को कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर वह वहां से खुशी खुशी चला जाता है और सेठ होशियारचंद रतन सब्जी वाले के पास जाकर धीरे से उसे अपना थैला थमाते हुए बोलता है। इस थैले में माल है, इसे जल्दी से अपने सब्जियों के अंदर छिपा लो। आज शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समय से आ जाना, ठीक है? जी सेठ जी। शाम हो जाती है। रतन अपने सब्जियों के ठेले पर ढेर सारे कपड़े लादे सेठ होशियारचंद के घर जाता है। तभी भिखारी गरीबदास आकर उसके ठेले पर बैठ जाता है। चलो चलो, मुझे चांद की सैर पर ले चलो। 3, 2, 1, फुर फुर, उड़ो उड़ो। ए पागल गरीबदास, ये मेरा ठेला है, उड़न तस्तरी नहीं, समझा? जो अंतरिक्ष में उड़कर तुझे चांद की सैर कराए। तभी अधिक वजन पड़ने के कारण रतन का जर्जर ठेला टूट जाता है और उसका सारा कपड़ा जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। देख मूर्ख गरीबदास, तेरी वजह से मेरा ठेला टूट गया। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी तेरे दांत तोड़ता हूँ। रतन गुस्से से आग बबूला होकर एक डंडा लेकर गरीबदास को मारने दौड़ता है। गरीबदास डर से थर थर कांपते हुए सेठ होशियारचंद के घर के अंदर चारों तरफ भागता रहता है। ना, मुझे मत मारिए सब्जी वाले जी। मैं तो एक नन्हा मुन्ना भिखारी हूँ। देखिएगा, एक दिन मैं गांव का नाम बहुत रोशन करूंगा। तेरी वजह से मेरा ठेला टूट गया। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी तेरे दांत तोड़ता हूँ। गरीबदास, तू किसी दिन हमारे गांव का नाम रोशन तो जरूर करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन चाहे जो हो जाए, आज मेरे हाथों पीटने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी सेठ होशियारचंद सारी स्थिति को संभालकर गरीबदास को अपने घर से बाहर भगा देता है और रतन के कान में धीरे से बोलता है। पैसे लाए रतन? कहाँ है? जी सेठ जी, लाया हूँ, बाहर कपड़ों के अंदर रखे हुए हैं। सेठ होशियारचंद बाहर बिखरे कपड़ों को खोलता है, जिसमें नोटों की ढेरों गड्डी रहता है। यह देख वह खुशी से फुले नहीं समाता। शाबाश रतन, मुझे तुम पर नाज है। सब्जी के ठेले के अंदर ड्रग्स रखकर बेचने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती। हे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आप मेरा 10% देना मत भूलना, और इस ठेले को भी बना दीजिएगा। उस दुष्ट भिखारी ने इसे तोड़कर तहस नहस कर दिया है। अगले दिन सेठ होशियारचंद घबराते हुए चोरी छिपे अपने थैले में फिर से ड्रग्स रखकर रतन को देने जाता है। तभी रास्ते में उसे हुकुम सिंह नामक एक डाकू पकड़ लेता है और कड़कते हुए पूछता है, इस थैले में क्या है? हे, थैले में कुछ नहीं है। सब्जियां है, आलू, टमाटर, गोभी, धनिया, पुदीना, ये सब है। अगर यही सब है तो तू इतना घबराया हुआ क्यों है, और इसे अपने छाती से क्यों चिपकाया है, और तेरे चेहरे पर इतना पसीना? ये इस बात का सबूत है कि इस थैले में सब्जियां नहीं बल्कि कुछ और है। तभी हुकुम सिंह सेठ होशियारचंद से वह थैला छीनने झपटने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन सेठ होशियार चंद अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वह थैला उसे नहीं लेने देता। नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, यह थैला मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, अगर तेरी यही अंतिम इच्छा है तो यहीं सही। तभी हुकुम सिंह के इशारा करते ही 2 गुंडे लाठी डंडा लेकर आते हैं और सेठ होशियार चंद पर प्रहार करने लगते हैं। सेठ होशियार चंद लहूलुहान हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। हाँ, देख लिया। इस हुकुम सिंह से पंगा लेने का नतीजा अभी भी समय है। सीधे से ये थैला मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अब एक और लाठी पड़ते ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, यह थैला मैं तुम्हें नहीं दूंगा दुष्ट डाकू। यह सुनकर गुस्से से तमतमाता हुआ हुकुम सिंह जैसे ही सेठ होशियार चंद को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर गरीबदास आ जाता है और गुंडों को पीट कर उन्हें भगा देता है। भाग भाग, दुर्रा दुर्रा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेठ जी को मारने की? उन्हें सिर्फ मैं ही मेरा मतलब है कोई भी नहीं मार सकता। मैंने सही कहा ना सेठ जी? ही। अब ये 1.5 फुटिया कौन है? इसे तो मैं अकेले ही सबक सिखा सकता हूँ। हुकुम सिंह जैसे ही गरीबदास को मारने वाला होता है, गरीबदास उसे भी धूल फाकने पर मजबूर कर देता है और वह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। यह देख सेठ होशियार चंद बहुत खुश होता है। गरीबदास, आज तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरा एहसान भूलना भी मत सेठ जी, और इसके बदले रोज मुझे एक लॉलीपॉप देना, फिर मैं आपके सारे काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस दुष्ट डाकू से दोबारा लड़ना ही क्यों ना पड़े। ही। तू सचमुच बड़ा अनोखा आदमी है गरीबदास। लोग तो तुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे तू पागल लगता नहीं। मैं पागल नहीं हूँ सेठ जी, बस बच्चों की तरह शरारती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे अनाथ होने कारण अपना बचपन जीने का मौका नहीं मिला। सेठ होशियार चंद को अपने घर के लिए एक नौकर की जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदरी घर का कोई काम नहीं करती थी। यह सोचकर वह गरीबदास से बोला, मैं तुझे तेरी इस बहादुरी का इनाम देना चाहता हूँ गरीबदास। तू मेरे साथ मेरे घर चल और 1 हफ्ते तक वहाँ आराम से काम कर। उसके लिए मैं तुझे इतना पैसा दूंगा जितना तू साल भर भीख मांगकर भी नहीं कमा सकता। गरीबदास यह सुनकर खुशी से उछलते हुए सेठ होशियार चंद के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ नए नौकर को पाकर सुंदरी खुशी से फुले नहीं समाती। आओ गरीबदास, बताओ क्या क्या खाओगे? शाही पनीर, गर्मा गर्म पुड़ियाँ और मेवा वाली खीर। ही। ओफ, बस इतनी सी फरमाइश ठीक है, तुम बनाकर खा लो और हमारे लिए भी बना देना, ठीक है? हे। गरीबदास बेमन से उठकर रसोई में खाना बनाने चला जाता है। होशियार चंद ने मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी तो उससे ज्यादा चालाक निकली। पूछ तो ऐसी रही थी कि जैसे खुद अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाने वाली हो। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। एक रात सुंदरी सज धज कर सेठ होशियार चंद को उठाती हुई बोलती है, उठिए जी, जल्दी उठिए, मैंने सामान पैक कर दिया है, जल्दी चलिए। हाँ शाह, इतनी रात को मुझे क्यों जगाया और कहाँ जाने के लिए इतना सज संवर कर बैठी हो? लो कर लो बात, भूल गए क्या हमारी क्या बात हुई थी कि हम 1 हफ्ते तक ही यहाँ इस गोबरुटे गांव में रहने वाले थे। देखिए 1 हफ्ते हो गए, घड़ी में ठीक रात के 12 बजे है। हे भगवान, इतना समय की पक्की ये अपने सजने संवरने को लेकर रहती तो आज तक किसी भी फंक्शन में जाने के लिए मैं लेट नहीं होता। लेकिन नहीं, उस समय महारानी 10-10 घंटे सजेंगी। आज रात को 12 ही टिप टॉप से तैयार हो गई। क्या बड़बड़ कर रहे हैं जी, जल्दी चलिए, नहीं तो जितना देर करेंगे उतना समय हर घंटे के हिसाब से मैं आपसे इसका शुल्क वसूल करूंगी, जो होगा 1 तोला सोना प्रति घंटे। ही। तुम 1 तोला सोना नहीं, 2 तोला सोना लेना। खुश? लेकिन हम कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे, अभी मुझे सोने दो। सेठ होशियार चंद यह बोलकर चद्दर तान सो जाता है और सुबह होने पर अपना बोरियां बिस्तर बांध जैसे ही गांव से भागने की फिराक में होता है, उसे अपने घर के बाहर ढेर सारे पुलिसकर्मी खड़े दिखते हैं, जो रतन को पकड़े हुए थे, जिसका मुखिया गरीबदास था। गरीबदास, तुम और पुलिस, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ होशियार चंद, मैं भिखारी नहीं बल्कि एक खुफिया पुलिस ऑफिसर हूँ, जिसने तुम्हारे छल कपट
गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से कमाए गए अकूत धन दौलत का पर्दाफाश करने के लिए भिखारी का वेश बनाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यह सुन सेठ होशियारचंद जोर जोर से हंसते हुए बोला, हे, मुझे पकड़ तो लोगे गरीबदास, लेकिन मेरे खिलाफ सबूत कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास सबूत के नाम पर केवल रतन और तुम्हारे कुछ साथी है, जिन्हें मैं कुछ पैसे देकर खरीद सकता हूँ। हाय हे। गरीबदास भी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पैसे की ताकत मेरे बुद्धि के ताकत से बड़ा नहीं है सेठ होशियारचंद। जब मैं तुम जैसे सेठों के घर में घुस सकता हूँ तो सबूत इकट्ठा करना कौन सी बड़ी बात है। रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी गरीबदास के इशारा करते ही ढेर सारे ड्रग्स डीलर आ गए, जिन्होंने रतन से सेठ होशियारचंद का ड्रग्स खरीदा था। होशियारचंद को यह समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। तभी गरीबदास बताता है कि उस दिन जब मैंने पहली बार तुमसे टकराया था होशियारचंद, तभी मैंने तुम्हारे थैले में माइक्रोफोन डाल दिया था, जिससे मैं तुम्हारे सारे ग्राहक के बारे में जान गया और तुम्हारे घर में 1 हफ्ते रहने के दौरान शहर में चल रहे तुम्हारे सारे गोरख धंधे के बारे में भी जान गया। हाँ। यह सुनकर सेठ होशियारचंद बहुत दुखी होता है और हार मान जाता है। गरीबदास उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है, जहां कोर्ट उसे कठोर सजा सुनाती है। वही गरीबदास, हुकुम सिंह आदि अपने साथियों के साथ एक और भ्रष्टाचार के साम्राज्य को उजागर करने अगले मिशन पर निकल पड़ता है।